विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, चैप्टर बिलियन, इसमें आपको पीछे के टॉपिक कराने के बाद आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बिलियन के ऐसे भौतिक गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, जो निम्न है: पराशर दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। अब देखिए, पराशर दाब के लिए पहले बताएंगे आपको झिल्ली किसे कहते हैं, मेम्ब्रेन। झिल्ली देखिए, किसी द्रव या ठोस की पतली परत को, जो सूक्ष्म परत होती है, उसे झिल्ली कहते हैं। किसी द्रव या पतली परत को हम झिल्ली कहते हैं। झिल्लियां कई प्रकार की होती हैं। पहली है पारगम्य झिल्ली, फर्स्ट। सेकंड है अपारगम्य झिल्ली, और थर्ड है अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखिए, पारगम्य झिल्ली को कहेंगे हम परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, साथ साथ ही डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक के कण दोनों आर पार निकल जाते हैं, उसको हम पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे चाय वाली छलनी ले लो, महीन छिद्र वाली, तो उसमें विलेय और विलायक, चाय में चीनी और पानी का मिश्रित शरबत होता है, छलनी से छानेंगे तो आर पार उसके निकल जाता है। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक के कण जो होते हैं वो आर पार निकल जाते हैं, वो पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। जैसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरी है अपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक के कण या अणु आर पार नहीं निकल पाते हैं, उसे हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कोई पॉलीथीन ले ली प्लास्टिक की, उसमें से होकर के पैक कर लेते हैं, तो विलेय तथा विलायक के किसी के अणु जो होते हैं आर पार नहीं निकलते हैं, तो वो अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर के विलेय तथा विलायक के अणु जो होते हैं आर पार नहीं निकल पाते, उसे अपारगम्य झिल्ली या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर के विलायक के कण तो आर पार निकल जाते हैं, परंतु विलेय के कण आर पार नहीं निकल पाते, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। विलेय विलायक आप जानते हैं अच्छे से, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे शरबत और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जैसे शरबत में चीनी।
और ब्लैक विलयन में इसकी मात्रा अधिक होती है, ब्लैक कहलाता है। जैसे शरबत में पानी, पानी ब्लैक सॉल्वेंट है, जल। तो यहाँ बात कर रहा था मैं अर्धपारगम झिल्ली की, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर के ब्लैक के कण तो आर पार निकल जाते हैं परंतु ब्लैक के कण आर पार नहीं निकल पाते, उसे अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे बकरे का आशय, गोट्स ब्लैडर, प्याज की झिल्ली, अंडे की झिल्ली तथा कुछ जंतु झिल्लियाँ होती है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है नेचुरल, लेकिन ये कम मजबूत होती हैं। वैज्ञानिक ट्रॉम के अनुसार कुछ कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियां बनाई गई। जैसे सबसे अच्छी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, Cu2FeCN का होल 6। नाम नहीं जानते हो, नोट कर ले इसका, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। चरमपत्र फिल्टर पेपर की भी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली होती है। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, ये भी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। फिर सुने ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर के ब्लैक के कण आर पार निकल जाते हैं परंतु ब्लैक के कण आर पार नहीं निकल पाते, वो अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। जैसे प्याज की झिल्ली है, अंडे की झिल्ली है, बकरे का आशय गोट्स ब्लैडर है तथा कुछ जंतु झिल्लियाँ अर्धपारगम होती हैं। ये झिल्लियाँ प्राकृतिक नेचुरल होती हैं और ये झिल्लियाँ जो होती हैं अर्धपारगम वो कमजोर होती हैं। वैज्ञानिक ट्रॉम के अनुसार या ट्रॉम ने कुछ बताया सबसे अच्छी या श्रेष्ठ कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है और कैल्शियम फॉस्फेट की भी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। समझ में आ गई होंगी झिल्लियाँ आपको। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे आपकी आसानी से समझ में आ जाए। नोट्स भी आप स्वयं साथ साथ अपने बनाया करो जब वीडियो देखने बाद में उसके बाद। अब देखो बेटा, परासरण क्या होता है? ऑस्मोसिस, परासरण इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। देखिए जब किसी विलयन को उसके ब्लैक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अभी हमने पीछे बताई थी आपको अर्धपारगम झिल्ली जिसमें ब्लैक हेड निकल जाते हैं, ब्लैक हेड नहीं निकल पाते। तो पहली बात यह है, जब किसी विलयन को उसके ब्लैक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो ब्लैक के विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्रिया परासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। देखें यहाँ ये मेम्ब्रेन है, देखो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है अर्धपारगम। इसमें देखिए लिया हमने विलयन है और इसमें है ब्लैक सॉल्वेंट। यहाँ से मान के चलिए हम डाल रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट और इसको कहेंगे हम अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। डेफिनेशन देखो समझिए से कि जब किसी विलयन को उसके ब्लैक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, तो ब्लैक के विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। इस क्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझ लो किशमिश। किशमिश जो होता है इसमें परासरण क्रिया होती है। किशमिश को आप जैसे खीर में डाल देते हो
या पानी में डाल देते हो वो फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत पतली सूक्ष्म मेम्ब्रेन पाई जाती है झिल्ली, तो जिसमें से होकर के पानी या ब्लैक जल के अणु होते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जिसके कारण किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। यह क्रिया परासरण कहलाती है। जब किसी विलयन को उसके ब्लैक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग या पृथक रखा जाता है तो ब्लैक के अणु विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। इस क्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, तन विलयन से ब्लैक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। कोई भी तन विलयन है और उसमें ब्लैक के अणु पानी होता है, उसका अर्धपारगम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, परासरण दाब। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब देखो बेटा क्या होता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य या अतिरिक्त दाब को उस विलयन का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य या अतिरिक्त दाब को उस विलयन का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखो पीछे हमने परासरण पढ़ाया था, वहां विसरण की परिभाषा सुन ले एक बार कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे से सीधे संपर्क में रखा जाता है तो ब्लैक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर और ब्लैक के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर गमन करने लगते हैं तो यह क्रिया विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। विसरण की समझ लो डेफिनेशन। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन परासरण समझ में आ गया होगा पीछे आपके। तो विसरण है ब्लैक और ब्लैक के अणुओं का एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, ब्लैक और ब्लैक के अणुओं का, देखिए यहाँ ब्लैक और यहाँ ले लिया ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक के अणुओं का एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, ये इधर गति करेगा, ये इधर करेगा। ब्लैक और ब्लैक के अणुओं का एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करना ही परासरण कहलाता है। तन विलयन से ब्लैक के अणु जो होते हैं सांद्र विलयन की ओर और सांद्र विलयन से ब्लैक के अणु तन विलयन की ओर जब गमन या गति करने लगते हैं तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। इसमें सांद्रताएं जो होती है वो दोनों तरफ समान हो जाती है, तब तक अणु गति करते रहते हैं। जैसे रूम में आप परफ्यूम या सेंट की शीशी ले लो, सेंट जो होता है परफ्यूम उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जब उसको आप बाहर खोलते हो तो उसकी सांद्रता बाहर आती है, अधिक से कम की ओर, कम से अधिक की ओर। तो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करने की क्रिया को, मतलब ब्लैक के अणुओं का ब्लैक की ओर और ब्लैक के अणु ब्लैक की ओर जब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं यह क्रिया विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। और परासरण में तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य या अतिरिक्त दाब को उस विलयन का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए यहाँ वैज्ञानिक परासरण दाब ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक वर्क लें
और हार्टले ने एक विधि प्रस्तुत की देखिए इनके अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको डायग्राम के माध्यम से। इसमें देखिए हमने अर्धपारगम झिल्ली डाल दी बहुत सूक्ष्म महीन। रफली डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूँ उसको। देखिए यहाँ इसमें तो हमने ले लिया विलियम और इसमें भी ले लिया विलियम, इधर बीच वाले में ले लिया विलायक पानी। ये देखो बेटा यहाँ लगा दिया हमने पिस्टन, इसको पिस्टन कहेंगे। ये जो लगी हुई है इसको क्या कहेंगे? पिस्टन। और इसको कहेंगे दाब मापक।
मापक प्रेशर गेज, ये यहाँ से जल ले लिया है ब्लैक, इसको स्टॉप ऑफ, और ये है यहाँ पर देखिए केस नली, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, और जो ये पड़ी हुई है इसको कहते हैं बेटा देखो अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखो यहाँ चित्रानुसार देखिए वैज्ञानिक बर्कले और हार्टले ने पराशर ताप ज्ञात करने के लिए एक विधि प्रस्तुत की जिसे बर्कले और हार्टले की विधि के नाम से जाना जाता है। तो चित्रानुसार अंदर तथा बाहर वाली बेलन, अंदर का ये है, बाहर वाली ये है, अंदर तथा बाहर वाली बेलन अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं। बाहर वाली बेलन में विलयन तथा अंदर या बीच वाली बेलन में जल पाया जाता है, और ये बीच वाली बेलन में लगी केस नली में यहाँ निश्चित ऊंचाई तक जल जो होता है पानी इसको भर लेते हैं। कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों बाद इसको देखते हैं तो इसमें लगे केस नली में जल का तल जो होता है वो ऊपर से नीचे कुछ यहाँ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि ब्लैक के बीच वाले बेलन में है वो अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर के विलयन की ओर पराशर होगा, ये जानिए, जिससे केस नली का तल जो है वो कुछ नीचे गिर जाता है। इस तल को स्थिर रखने के लिए तभी ऊपर वाले बेलन में पिस्टन द्वारा बायदाब लगाया जाता है, जिससे जल का तल फिर से स्थिर हो जाए या स्थिर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जल का तल स्थिर रखने के लिए जो बायदाब लगाते हैं, इस बायदाब को दाब मापक यंत्र या प्रेशर गेज द्वारा हम पढ़ लेते हैं, माप लेते हैं। यही उस विलयन का पराशर दाब होता है। इसमें एक बार चित्रानुसार अंदर तथा बाहर वाले बेलनों को एक अर्ध पारगम झिल्ली सेमी मेम्ब्रेन द्वारा पृथक या अलग रखा जाता है, तथा बीच वाले बेलन में जल बहाया जाता है, और बीच वाले बेलन लगी केस नली में निश्चित ऊंचाई तक जल भर लेते हैं। कुछ समय बाद जब पराशर क्रिया होती है तो ब्लैक के विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिससे बीच वाले बेलन लगी केस नली में जल का तल नीचे गिर जाता है। इस तल को स्थिर रखने के लिए तभी विलयन पर, ऊपरी वाले बेलन में विलयन पर बायदाब पिस्टन द्वारा बायदाब लगाते हैं, जिससे जल का तल फिर स्थिर हो जाता है। और जो बायदाब लगाया जाता है इसको प्रेशर गेज बायदाब मापक यंत्र से पढ़ लेते हैं। यही उस विलयन का पराशर दाब होता है। परिभाषा थी देखो पराशर की, जब किसी विलयन को उसके ब्लैक से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो ब्लैक के विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। इस क्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण दाब था कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य या अतिरिक्त दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण क्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए, मतलब ये अर्ध पारगम झिल्ली से होकर ब्लैक हेड न निकले, इसलिए ऊपर से प्रेशर से बायदाब लगाते हैं। बायदाब लगाएंगे तो परासरण क्रिया रुक जाती है। यही उस विलयन का परासरण दाब है। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य या अतिरिक्त दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। देखिए बर्कले हार्टले विधि की कुछ विशेषताएं भी हैं कि इस विधि द्वारा सही परासरण दाब, एग्जैक्ट परासरण दाब ज्ञात हो जाता है, और इसमें अर्ध पारगम झिल्ली है इसके फटने का डर नहीं रहता है। तो इसलिए ये बर्कले और हार्टले ने परासरण दाब ज्ञात करने की विधि प्रस्तुत की, जिसे बर्कले और हार्टले की विधि नाम से जाना जाता है। आज के लिए आपने पढ़ा परासरण दाब। इसके लिए हमने बताया आपको विलयन के अड़सठ गुणधर्म क्या होते हैं, ये हमने चारों पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें झिल्लियां किसे कहते हैं, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, अच्छे से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी अगले यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, यदि वीडियो अच्छी लगे तो
तो बेल आइकन का दबाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।